हेलो गाइस, मूवी सेंपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज मैं आपको बताऊंगा वो टॉप 10 एनिमे जो मैंने देखे हैं। ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। दसवें नंबर पर है री लाइफ। एनिमे कम्युनिटी में लोग ज्यादातर स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देखना पसंद नहीं करते हैं, वहीं री लाइफ एक काफी ही शानदार स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है। इसकी कहानी को कुछ ऐसी है कि हमारे मेन कैरेक्टर 27 साल का एक एडल्ट होता है जिसे पूरी दुनिया लूजर समझती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 27 साल का होने के बावजूद भी उसके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है। वो हमेशा अपनी जॉब को बदलता ही रहता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर के साथ उसकी फर्स्ट जॉब पर हुआ था, उसने उसे काफी इम्पैक्ट किया था, जो कि आप शो देखेंगे तो समझ जाओगे कि कितना डीप है। तो इसी कारण हमारे मेन कैरेक्टर 3 महीने के बाद ही अपनी जॉब छोड़ दिया था, और जो लोग जॉब करते हैं वो इस फीलिंग को समझ सकते हैं। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा लड़का मिलता है जो उसे एक गोली देता है, जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। वो गोली खाकर जैसे ही वो सुबह उठता है तो 27 साल से 17 साल का हो चुका था, और वो लड़का हमारा मेन कैरेक्टर को बताता है कि अब वो एक एक्सपेरिमेंटल सैंपल बन चुका है, और ये उसका चांस है कि वो अपनी लाइफ दोबारा बनाए और इस बार वो मिस्टेक्स ना करे जो उसने पास्ट में करी थी, पर एक कंडीशन के साथ कि ये सब करने के लिए उसे हाई स्कूल जाना होगा 1 साल के लिए, जिसके बाद उसके सभी न्यू फ्रेंड्स और कनेक्शंस उसे भूल जाएंगे। इस पर एंड करते मैं यही कहूँगा कि इसके बाद इसका सेकंड सीजन या ओवीएस सीरीज भी जरूर देखें, जिसमें सिर्फ 4 एपिसोड्स ही हैं, जो कि इसकी स्टोरी को एंड करता है। तो 9वें नंबर पर आता है मॉब साइको। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है मॉब, उसके पास बचपन से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर्स होती हैं, जो कि इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेन कैरेक्टर बनाती है। पर इसकी पावर्स के साथ एक कैच है, मॉब कई बार अपनी पावर्स को खुद ही नहीं संभाल पाता, जिसके कारण काफ़ी सारे हादसे होते हैं। तो इसी सब को रोकने के लिए मॉब एक बंदे के पास जाता है जो खुद को साइकिक पावर्स का मास्टर कहता है, लेकिन वो मॉब की पावर्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है। इस एनिमे में आपको काफी होलसम मूवमेंट्स के साथ ग्रेट एनिमेशन और इंटेंस एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके क्रिएटर वन पंच मैन के क्रिएटर भी हैं। मॉब साइको 100 के टोटल 3 सीजन्स है, जहां रिसेंटली इसके 3rd सीजन के साथ एनिमे एंड हो चुका है, और इसका कॉमेडी और एक्शन को काफी एंजॉय करेंगे। और जब मॉब अपनी पावर्स को लूज कर देगा तो वो सीन्स आपको गूज़बम्स दे देगा। तो 8वें नंबर पर मैं 2 एनिमे को रखना चाहूंगा, डीमन स्लेयर और वन पंच मैन, जिनके बीच में मैं चूज ही नहीं कर पाया। सबसे पहले बात करें डीमन स्लेयर की, एक ऐसा एनिमे जो चुपचाप आया और सडनली उसकी इतनी हाइप बन गई कि आज इसका फैंडम काफी बड़ा है। तो मैंने जब डीमन स्लेयर देखना शुरू किया था तो स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड में ही मुझे पता चल गया था कि ये एक जेनरिक शोनन एनिमे है। वही काइंड मेन प्रोटैगनिस्ट, एक सैड बैक स्टोरी इंसिडेंट और फिर ट्रेनिंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर, पर फिर भी इसमें कुछ था जो डिफरेंट था, जिससे मुझे इसे ड्रॉप नहीं करने दिया। वो थी इसकी विजुअल अपील। जो लोग डीमन स्लेयर को ओवररेटेड बोलते हैं उनकी पर्सनल चॉइस है, पर इन माई आइज डीमन स्लेयर इज वन ऑफ द मॉडर्न क्लासिक एनिमे। डीमन स्लेयर को एपिसोड्स को एंगेजिंग रखना आता है। इसका एक्शन स्ट्रांगली ब्लेंडेड विद स्लाइट ह्यूमर से आप किसी भी एपिसोड में बोर नहीं होते, और वो आपको एंटरटेन करता है। डीमन स्लेयर अपने 18th एपिसोड तक मुझे काफी सिंपल येट एंटरटेनिंग लग रहा था, पर जैसे ही एपिसोड 19 एंड हुआ तो मेरे थॉट इसके लिए कम्प्लीटली चेंज हो चुके थे। यूफोटेबल का एनिमेशन डीमन स्लेयर के सिंपल जेनरिक प्लॉट को कवर अप कर लेता है, और आप इसकी ब्यूटी में ही खो जाते हैं। दूसरा एनिमे जो मैं 8वें नंबर पर रखना चाहता हूँ वो है वन पंच मैन। जब मैं ये लिस्ट बना रहा था तो मैं काफी कंफ्यूज था कि किसको क्या प्लेस दूं, कि तभी मुझे रियलाइज हुआ कि वन पंच मैन और डीमन स्लेयर में काफी वेज में सिमिलर हैं।
वन पंच मैन की कहानी रिवॉल्व करती है साइतामा नाम के एक सुपर हीरो के अराउंड, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो है और उसका सिर्फ एक ही सपना है कि वो लोगों की मदद करे। पर वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने ओपोनेंट्स को एक ही पंच में मार देता है, जिससे अब उसकी लाइफ काफी बोरिंग हो चुकी है। वन पंच मैन एक एग्जाम्पल है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल चीज भी एग्जीक्यूशन से कितनी परफेक्ट बन सकती है। इसका एग्जीक्यूशन इतना गॉड लेवल है कि कोई आपको ये एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है। इसके बारे में आपको खुद ही ये देखना होगा और ट्रस्ट मी, आप साइतामा के फैन बन जाओगे। डीमन स्लेयर और वन पंच मैन दोनों ही एग्जाम्पल है कि सिंपल स्टोरी को इतनी परफेक्टली एग्जीक्यूट करो कि सारी दुनिया उसके बारे में बात करे। जहां पैरोडी जोनरा में लोग सिर्फ मजाक समझते हैं, वहीं वन पंच मैन इस जोनरा में बिल्कुल ही अलग चलता है। जिस तरह से वन पंच मैन दूसरे एनिमेस से इंस्पिरेशन लेकर उनसे भी 10 गुना ज्यादा तगड़ा प्रोडक्ट डिलीवर करता है, ये वन पंच मैन की ताकत है। पैरोडी एनिमे होने के बाद भी ये मेन स्ट्रीम एनिमे का मजाक न उड़ाकर उन्हें सिखाता है कि एक रियल क्वालिटी एनिमे कैसे बनाते हैं, और इसके अपकमिंग सीजन 3 के लिए मैं अब वेट नहीं कर सकता हूँ। नंबर 7 पर इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है असैसिनेशन क्लासरूम ने। इसके टोटल 2 सीजन्स हैं और इसकी स्टोरी भी कंप्लीट है। पहले तो इसे देखकर आपको लगेगा कि बस एक एलियन है जिसने मून को तबाह किया है, जिसके पास मैक 20 की स्पीड है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसे ही टीचर के रूप में पेश किया गया है। जिस क्लास के स्टूडेंट्स को ये चैलेंज दिया गया है कि इन्हें इस क्रिएचर को मारना है। जी हाँ, अपने ही टीचर को मारो। आई नो ये बचपन से हम हर बच्चे का सपना रहा है, पर ट्रस्ट में ये एनिमे देखकर आपका ये थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। सुनने में जितना टिपिकल और सिंपल ये एनिमे लग रहा है, उतना सिंपल ये है नहीं। सच कहूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग एनिमे है जो मैंने देखा है, और इसमें दिए गए लेसन जिस पर कॉमेडी का एक्स्ट्रा तड़का मारा गया है, इसे एक मस्ट वॉच बनाते हैं। एनिमे का हर एपिसोड आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा और एंड आते आते आपको इमोशनली हिट भी करेगा। ये आज तक का एक लौता एनिमे है जिसे देखकर मैं इमोशनल हुआ था, जो कि मैं जल्दी से नहीं होता हूँ। तो यही मेरा इस एनिमे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट को दिखाता है। 6वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है डेथ नोट ने। डेथ नोट जो कि मेरी तरह करोड़ों एनिमे लवर्स का पहला एनिमे रहा है जिसने उन्हें इस ऑसम कम्युनिटी का फैन बनाया है। डेथ नोट एक ऐसा एनिमे है जो कि आपके दिमाग के साथ खेलता है। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है लाइट यागमी नाम के लड़के के अराउंड, जिससे एक दिन अपने स्कूल में मिलती है एक डेथ नोट यानी यमराज की डायरी। एक डेथ नोट जिसके ऊपर किसी का भी नाम लिखना तो उसका जीना या मरना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी क्रश का बॉयफ्रेंड तुम्हारे बिना कुछ करे ही गाड़ी से टकरा के मर जाए, तो ये डेथ नोट से करा सकते हो। बस तुम्हें उसका नाम लिखना है। पर ये डेथ नोट लगती है जापान के हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागमी के हाथ, जो कि जापान का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड है। जैसे ही ये नोटबुक उसके हाथ लगती है तो एक ऐसे क्रेजी चेन ऑफ इवेंट्स अनफोल्ड होने लगते हैं जो कि डेथ नोट को वन ऑफ द बेस्ट एनिमे क्रिएटेड एवर बनाते हैं। लाइट लोगों को मारता जाता है और जब एंट्री होती है हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर एल की, नहीं जिंदगी वाले एल की नहीं, इसका नाम ही एल है, तो एल की एंट्री के साथ रियल बैटल ऑफ माइंड्स एंड स्ट्रेटजी शुरू होता है, जहां हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स चेस की बाजियों की तरह चालें चलते हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता जाऊं तो मैं पूरे दिन डेथ नोट की तारीफ कर सकता हूं, क्योंकि ये एनिमे मुझे इतना ज्यादा पसंद है। इसने अपने जॉनरा में एक रेवोल्यूशन लेकर आया था। इसके टोटल 37 एपिसोड्स हैं, तो ये काफी जल्दी खत्म हो जाता है और आपको इस एनिमे की वजह से एनिमे के लिए आपकी भूख और बढ़ जाएगी। नंबर 5 पर अपनी जगह बनाई है मेरे फेवरेट रोम कॉम एनिमे कागुया-सामा लव इज वॉर ने। जनरल ऑडियंस रोम कॉम एनिमे देखना प्रेफर नहीं करती है, पर कागुया-सामा टिपिकल रोम कॉम से काफी डिफरेंट है। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है शूजिन एकेडमी के हाई स्कूल स्टूडेंट्स मियुकी शिरोगने और कागुया शिनोमिया के अराउंड। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर उनका ईगो उन्हें ये कन्फेस नहीं करने देता है, तो वो सामने वाले को उनकी फीलिंग्स कन्फेस करवाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए वो जिन हदों तक जाते हैं आपको देखकर हैरानी भी होगी और हंसी भी आएगी।
कागुया सामा की स्पेशलिटी यही है कि इसकी स्टोरी पर इसका टाइट ग्रिप और इसका ह्यूमर। शो की स्टोरी में आपको कोई बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट नहीं देखने को मिलेंगे, पर जिस तरह स्टोरी एक सीन को हाइप अप करती है और फिर उसका एंड गोल जो निकलता है, देखने में काफ़ी ही मज़ा आता है। इसके साइड कैरेक्टर्स काफ़ी ही अमेजिंग हैं और जो ऑकवर्ड और फनी सिनेरियोज ये हमें अपने कैरेक्टर्स के साथ बिल्डअप करके दिखाता है, उन्हें देखकर ही मज़ा आ जाता है। साइड कैरेक्टर्स की बात हो और चिका फुजीवारा की बात ना हो तो कैसा चलेगा। सीजन 3 में फुजीवारा का रैप सीन हो या फिर उसका हमेशा ऑकवर्ड सिचुएशंस में फंसना, ये शो की कैरेक्टर जान है। सीजन 3 का एंड आते आते शो एक काफ़ी ही हाई बार सेट कर दिया है और अब मैं इसके आने वाले सीजन्स का वेट नहीं कर सकता हूँ। नंबर 4 पर अपनी लिस्ट में जगह बनाई है अटैक ऑन टाइटन ने। यूजुअली जब भी मैं किसी एनिमे या फ्रेंचाइज में एंटर करता हूं तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लेकर उतरता, पर अटैक ऑन टाइटन को शुरू करने से पहले ही मैं काफ़ी हाइप्ड अप था और इस एनिमे ने मेरी हर एक्सपेक्टेशन को हर बार सरपास किया है। एनिमे वर्सेस मेन स्ट्रीम मीडिया का डिबेट हमेशा ही चलता रहता है और अगर कोई एनिमे इस डिबेट को एंड कर सकता है तो वो अटैक ऑन टाइटन है। पोस्ट एपोकलिप्टिक सेटिंग एनिमे में कोई नई बात नहीं है, पर जिस ब्रूटल वे से अटैक ऑन टाइटन इसे दिखाता है, ये किसी भी बंदे को होपलेस और डिप्रेस कर सकता है। अटैक ऑन टाइटन में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और हर किसी को अलग अलग कैरेक्टर्स पसंद हैं, जो कि इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट और इसकी स्टोरी की काफ़ी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आप एक कैरेक्टर को पसंद करने लगते हैं और जब उसकी डेथ होती है तो आप उसके लिए इमोशनल भी हो जाते हैं। ये हमें कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट कर देता है। एक नॉर्मल बच्चे की स्टोरी से शुरू हुई कहानी आगे जाकर कितने कॉम्प्लेक्स प्लॉट ट्विस्ट और टर्न्स लेगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सीरीज का एक्शन और इसका म्यूजिक आपको पंप कर देगा और इसके पावरफुल डायलॉग्स आपको खुद सर्वे कॉर्प्स का मेंबर बनने पर मजबूर कर देगा। अगर इस पर फिनिश करते हुए कहूँ तो अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे है जिसे आज से हम 10 साल बाद देखेंगे तो वो हिस्ट्री बुक्स में एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन एवर में गिना जाएगा। तो टॉप 3 में नंबर 3 पर अपनी प्लेस बनाया है नारुतो ने, और ये मैं बता दूं कि नारुतो और नारुतो शिपुडेन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। जिसने भी नारुतो देखा है वो जानते हैं कि नारुतो हैज चेंज्ड मैनी लाइव्स। नारुतो की ये खासियत है कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ये आपको इंस्पायर कर ही देगा। इसके सारे कैरेक्टर्स हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और हमें रियल वर्ल्ड की तरफ एक नया पर्सपेक्टिव भी देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर नारुतो उज़ुमाकी, जो कि हमें सिखाता है कि वी शुड नेवर गिव अप, और ये तो बस एक एग्जाम्पल है इस एनिमे के करोड़ों कैरेक्टर्स में जो हमारे को लाइफ चेंजिंग लेसन्स देते हैं। नारुतो की कहानी रिवॉल्व करती है एक ऑर्फन लड़के नारुतो उज़ुमाकी के अराउंड, जिसे बचपन से ही उसके विलेज वाले हेट करते हैं बेस्ड ऑन सम पास्ट ट्रॉमा, पर फिर भी नारुतो हार नहीं मानता और उसका गोल था होकागे बनने का, जो कि उसके विलेज की सुप्रीम पोस्ट है, जिससे वो सबकी रिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट को अर्न कर लेगा। नारुतो एक काफी ही सूदिंग, सोल टचिंग येट एपिक एनिमे है। इसके फाइट सीन्स काफी ही वेल कोरियोग्राफ्ड हैं और इमोशनल एस्पेक्ट में तो इस शो को टच भी कर पाना बहुत मुश्किल है। एक बार आप जब नारुतो देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि 720 एपिसोड्स कहां खत्म हो गए, क्योंकि इसकी स्टोरी ही इतनी इंटरेस्टिंग और वेल रिटर्न है। शो में काफी सारे फिलर्स एपिसोड हैं जो कि इसके फन को थोड़ा कम जरूर करते हैं, पर अगर आप उन फिलर्स को स्किप करके देखते हैं तो आपको स्टोरी में काफी मजा आएगा और एंड में आप एक बेटर पर्सन बनकर उभरेंगे। इसके बाद नंबर 2 पर अपनी जगह बनाई है लास्ट डेकेड के वन ऑफ द बेस्ट सेनन एनिमे विनलैंड सागा ने। जब भी बात आती है वॉर सेनन एनिमे की तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है, फॉर एग्जांपल बर्जर्कर और किंगडम। पर वहीं विनलैंड सागा के सीजन 1 की कमांड थी विट स्टूडियो के हाथ में, जिन्होंने हमें अटैक ऑन टाइटन का गॉड लेवल एनिमे अडेप्टेशन दिया है। थॉर स्नोरसन, जो कि डेनमार्क की जोम वाइकिंग्स का कमांडर है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि डेनमार्क के किंग ने उसे टाइटल भी दिया था ट्रोल ऑफ द जोम। नॉर्स माइथोलॉजी में ट्रोल का मतलब होता है एक आइसोलेटेड मॉन्स्टर, और ये थॉर्स के कैरेक्टर्स को काफी जस्टिफाई भी करता है। नॉर्वे में अपनी आखिरी लड़ाई के दौरान थॉर्स की डेथ हो जाती है, पर वो असली में नहीं मरा था।
वो अपनी बीवी और बच्चे को लेकर आइसलैंड चला जाता है, जहां वो और पहुंच भी नहीं सकती है। विनलैंड सागा आपको कॉन्स्टेंटली ऐसे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराता है जिनके साथ आप सिंपैथाइज करते हैं। सभी एक ऐसी सिचुएशन में फंसी है जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी और इसके चलते उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। थॉर्स के लिए वॉर का कोई मीनिंग नहीं था और उस समय उसको जो चीज मीनिंगफुल लगी जो थी उसकी फैमिली, उसने उसको चुना। विनलैंड सागा के अगर कैरेक्टर्स को मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो ये मेरी कैपेबिलिटी से ही पार है। एस्केलैड एक काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। थोरकेल को आप एक किलिंग मशीन समझ सकते हैं, पर उसका एक ट्रू वॉरियर नेचर उसको काफी अलग बनाता है। एनिमे का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके रोनेस। जिस तरह से इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट को दिखाया गया है, देखकर आत्मा खुश हो जाती है। इसी रोनेस में मैं इतना इम्प्रेस हुआ था कि मैंने इसके बाद वाइकिंग्स नाम का शो पूरा देख डाला था, जो कि बेस्ड ही था वाइकिंग्स और वॉर के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि ये वैसा एनिमे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। भले ही इसमें मेन कैरेक्टर्स वाइकिंग्स हैं, उनके पास बड़े बड़े हथियार है, पर यहाँ बात होती है आइडियोलॉजी की, कमिंग ऑफ एज की। विनलैंड सागा स्टोरी है कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट की। तो भले ही विनलैंड सागा एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी हो, पर एट द सेम टाइम इसका कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड और स्टोरी बिल्डिंग इसे एक प्लॉट हैवी शो बनाता है, जिसे मैं आप सभी को एक बार चेकआउट करने के लिए जरूर कहूँगा। तो टॉप स्पॉट पर मैं रखूंगा ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी को, जिसमें ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर हैं। ड्रैगन बॉल सीरीज इजीली इस वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे सीरीज है। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है गोकू नाम के सेयन के अराउंड, जो बचपन में ही अर्थ पर भेज दिया गया था, और इस तरह शुरू होती है एक बच्चे की वॉरियर और वॉरियर से गॉड बनने की कहानी। ड्रैगन बॉल सीरीज जानी ही जाती है अपनी क्रेजी फाइट सीन्स और इंटेंस और अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने ड्रैगन बॉल को नारुतो, डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे से ऊपर रखा है, मैं उन्हें बता दूं कि ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज मेरे दिल में एक काफी स्पेशल प्लेस होल्ड करती है। ड्रैगन बॉल मेरी लाइफ में तब आया था जब मैं अपने वर्स्ट फेज से गुजर रहा था, और इसके फाइट्स को देखना हो या फिर इसके कैरेक्टर्स के साथ हंसना, इन सब ने मुझे काफी हेल्प किया था। मैं जानता हूँ कि ड्रैगन बॉल कभी भी अपने प्लॉट और स्टोरी के लिए नहीं जाना जाता है, पर इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि जो इम्पैक्ट ड्रैगन बॉल सीरीज का रहा है उसे मैच भी कर पाना इम्पॉसिबल है। गोकू का पहली बार सुपर सैयन बनना हो, गोहान का सेल सागा में सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्मेशन, वेजिटा को अर्थ को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस करना हो, या फिर गोकू और जिरन की फाइट, या फिर गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होना, ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज ऐसे क्रेजी और एपिक मूवमेंट से भरी हुई है, और यही इसे एक इतना लेजेंडरी शो बनाती है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो ड्रैगन बॉल जी रात को 11 बजे कार्टून नेटवर्क पर आया करता था, और मैं उसे कभी भी नहीं देख पाता था, और मेरा हमेशा से ये सपना था कि मैं एक बार ड्रैगन बॉल को अपनी लाइफ में जरूर देखूं। फिर जब मुझे मौका मिला और मैंने इसे देखा तो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन थी, और मेरे अंदर का बच्चा फाइनली खुश हुआ था। ड्रैगन बॉल सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट रहा है। इसमें दिखाए गए विलन्स और उनके साथ हमारे मेन कैरेक्टर्स के एडवेंचर काफी ही अमेजिंग थे। अगर आज एनिमे कम्युनिटी में शोनन जेनरा सबसे पॉपुलर जॉनरा है तो इसकी शुरुआत ड्रैगन बॉल ने ही करी थी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ड्रैगन बॉल वॉक्ड सो एनिमे लाइक वन पीस, नारुतो, ब्लीच कुड रन। मैं ड्रैगन बॉल के बारे में घंटों बात कर सकता हूँ क्योंकि ये एनिमे मेरे दिल के इतने करीब है, और इस पर एंड करते हुए मैं यही कहूँगा कि मेरी लाइफ में जो इम्पैक्ट ड्रैगन बॉल का रहा है वैसा शायद ही और किसी चीज़ का आज तक रहा हो, और इसलिए ड्रैगन बॉल मेरे एनिमे की लिस्ट में हमेशा टॉप पर ही रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। ये वीडियो इसलिए भी स्पेशल थी क्योंकि आज मेरे चैनल को पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, और इस 1 साल में आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो में कई एनिमे जैसे ब्लीच, वन पीस, जोजोस बिज़ार एडवेंचर, हंटर हंटर और भी कई सारे एनिमे को मैं शामिल नहीं कर पाया क्योंकि मैंने अभी तक वो चेकआउट नहीं किए हैं। तो गुस्सा मत होना और कमेंट करके मेरे साथ अपनी टॉप 10 एनिमे लिस्ट जरूर शेयर करना ताकि मुझे भी कुछ अच्छे सजेशंस मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।